हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका देवांगन आज आपके लिए लेकर आई हूँ सीजी बोर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12th इकोनॉमिक रिवीजन 2। यदि आपने मेरा इससे पहले वीडियो रिवीजन 1 का नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। यह है आपका इकोनॉमिक रिवीजन सेकेंड डे का। यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट यूनिट ही प्रिपेयर कराऊंगी और कल भी मैंने आपको फर्स्ट यूनिट ही प्रिपेयर कराया था। इंट्रोडक्शन आपका, फिर इसमें है आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है अवसर लागत की धारणा को उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से समझाइए। एक्सप्लेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब देखो, उत्पादन संभावना वक्र एक ऐसा मॉडल है जो दो वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन की संभावना के साथ होने पर बिखराव और पसंद की अवसर लागतों को पकड़ता है। पीपीसी है ना, जो क्या होता है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदरूनी हिस्से पर अंक अक्षम है, पीपीसी पर अंक कुशल है और पीपीसी से परे अंक अप्राप्य हैं। उत्पादन के एक कुशल संयोजन से उत्पादन के दूसरे कुशल संयोजन की ओर बढ़ने की अवसर लागत या एक अच्छा का कितना होता है, जबकि दूसरे को अधिक प्राप्त करने के लिए। अब देखो, ये उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, मतलब दो वस्तुएं होती है, इसमें दो वस्तुएं उत्पादन की संभावना होने पर क्या होता है, एक को आप जैसे दो दो तरीके का उत्पादन है तो हम सोचते हैं कि हम ये ज़्यादा हो रहा है तो हम वहाँ पे उत्पादन करेंगे, इसको कम करेंगे उसको ज़्यादा करेंगे। ये क्या होता है, हम क्यों करते हैं कि एक दूसरे से अधिक प्राप्त करने के लिए, पहले वाले से मतलब दूसरे का अधिक प्राप्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, देखो जैसे लिखा है द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पीपीसी एज अ मॉडल दैट कैप्चर्स स्कैरिटी एंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चॉइसेस व्हेन फेस्ड विद द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग टू गुड्स और सर्विसेज। देखो क्या बोल रहा है कि प्रोड्यूसिंग टू गुड्स और सर्विसेज। पॉइंट्स ऑन द इंटीरियर ऑफ द पीपीसी आर efficient, points of the PPC are efficient and points beyond the PPC are the opportunity cost of moving from one efficient combination of production to another efficient combination of production is how much of one good is given up in an order to get more of the अदर गुड। ठीक है, सेकंड आपका है इसमें उत्पादन संभावना वक्र को तालिका एवं रेखा चित्र के द्वारा समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। अब देखो, मैंने पहले से बताया था उत्पादन संभावना क्या होता है। उत्पादन संभावना जो आपका कर्व होता है, वहाँ पे दो संसाधन की मतलब दो वस्तुएं होती है, दो चीज़ों का प्रोडक्शन होती है, ये सारी चीज़ मैंने आपको बताया। फिर यहाँ पे क्या दिया है, उत्पादन संभावना वक्र यह एक वक्र है जो दिए गए संसाधनों और प्रौद्योगिकी की मदद से उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को दर्शाता है। यह एक उपकरण है जो केंद्रीय अर्थशास्त्र की समस्याओं को हल करने में मदद करता है। देखो, ये क्या होता है, जो दिए गए संसाधन हैं और प्रौद्योगिकी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, उत्पादन की जो संभावनाएं होती है, उत्पादन की कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ होती है उसको दर्शाते हैं। ये क्या है, एक प्रकार का आपका इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, केंद्रीय अर्थशास्त्र की समस्याओं को हल करने में मदद हमको करता है। अब देखो, दिए गए वक्र से देखो, दिए गए वक्र में क्या दिया है, जो पीपीसी कर्व है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वो क्या होता है, हमेशा बढ़ती परिवर्तन की सीमांत दर के कारण क्या होता है, मूल अवतल है। ठीक है, उसके बाद दिया है देखो उल्टा संबंध है, उसके कारण जो आपका पीपीसी कर्व है वो क्या है, उसका ढलान नीचे की ओर है, क्योंकि इसमें क्या होता है, दो वस्तुओं के उत्पादन है ना, दोनों वस्तुओं के उत्पादन के बीच, अर्थात दोनों वस्तुओं का उत्पादन क्या करते हैं, देखो ये हम दोनों वस्तुओं का उत्पादन एक साथ नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या देखते हैं, उत्पादन की संभावना, हम पहले एक को बढ़ाते हैं उसके बाद देखते हैं कि इससे हम दूसरा बढ़ाएंगे, क्योंकि दूसरे को हम क्यों बढ़ाते हैं, अधिक प्राप्त करने के लिए उससे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है पीपीसी इज ऑलवेज कॉनकेव द ओरिजिन बिकॉज ऑफ रेजिंग एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ द टू गुड्स। प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज्ड सिमिलटेनियसली। ठीक है, अब उसके बाद है व्यष्टि अर्थशास्त्र की 4 विशेषताएं लिखिए। राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स।
अब देखो सबसे पहला आप में है यहाँ पर, इसमें है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे अब देखो व्यष्टि अर्थशास्त्र में जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे हम एक उपभोक्ता, एक व्यापारी, एक छोटी सी इकाई, इसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। फिर है व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन होता है। अब देखो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या बताया गया कि आपको सूक्ष्म है ना, माइक्रोइकोनॉमिक में सूक्ष्म चीज़ों की हम स्टडी करते हैं, जैसे एक व्यापारी, एक उपभोक्ता। तो यहाँ पे क्या है, हम एक व्यक्ति का अध्ययन करते हैं और एक व्यक्ति के व्यवहार का। ठीक है। फिर है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र इस मान्यता पर आधारित है कि समष्टि प्राचल स्थिर रहते हैं। अब देखो व्यष्टि अर्थशास्त्र की मान्यता इस पर आधारित है, बोला जा रहा है कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो प्राचल स्थिर रहते हैं। फिर है व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तु की कीमत के निर्धारण का अध्ययन होता है। अब देखो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। और यदि इसी के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र रहता, तो वहाँ पे वस्तु की कीमत का निर्धारण, व्यापार, रोजगार, पूर्ण रोजगार है ना, ये सारी चीज़ें होती, मांग पूर्ति में संतुलन वहाँ पे आपकी आती। अब देखो द फीचर्स ऑफ माइक्रो economics are it is a concern with individual economic unit like a consumer, a firm, an industry, or income on individual. It is based on the assumption of full employment. It is based on assumption of other things being equal. This analysis based on partial equilibrium. Its objective is to study the theories related to optimum distribution of resources. समष्टि अर्थशास्त्र के 4 महत्व लिखिए। राइट 4 इम्पॉर्टेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये है सबसे फर्स्ट सरकारी आर्थिक नीतियों का निर्माण। सरकारी आर्थिक नीतियों के सफल निर्माण के लिए व्यापक आर्थिक विश्लेषण परामर्शक है। देखो समष्टि अर्थशास्त्र के 4 महत्व, सबसे पहला है सरकारी आर्थिक नीतियों का निर्माण। अब देखो सरकारी आर्थिक नीतियों के सफल निर्माण के लिए व्यापक विश्लेषण क्या होता है, परामर्श आपका आवश्यक है। इसमें क्या करते हैं, राज्य का उद्देश्य क्या होता है, पूरे समाज के लिए कल्याण, अधिकतम कल्याण प्राप्त करना। और इसको कैसे करते हैं, समूहों में कुल उत्पादन, कुल उपभोग, है ना। मैंने बताया था समष्टि अर्थशास्त्र में क्या करते हैं हम, इंटरनेशनल लेवल पर, मतलब पूरा हम क्या करते हैं, कुल उत्पादन, कुल उपभोग, कुल विनिमय आदि का स्टडी हम करते हैं। फिर है आर्थिक विकास। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े, अब आर्थिक विकास किसका करेंगे, जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। ठीक है, विकास उसका दायित्व अब प्रमुख रूप से किस पर है, सरकार पर है। आधुनिक सरकार आर्थिक विकास की क्या करती है, दृष्टि से प्रमुख भूमिका क्या करती है, अदा कर सकती है। फिर है अर्थव्यवस्था का समूचा अध्ययन। किसी अर्थव्यवस्था का समूचा अध्ययन करने के लिए हमें समष्टि आर्थिक विश्लेषण को ही अपनाना पड़ता है। अर्थव्यवस्था की प्रकृति, जनसंख्या, कुल रोजगार का स्तर, राष्ट्रीय आय और कुल उत्पादन की मात्रा तथा उनके विभिन्न स्रोत, प्राकृतिक और मानवीय साधनों के उपयोग की स्थिति पर। अब देखो अर्थव्यवस्था का समूचा अध्ययन, जैसा कि मैंने बताया हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था का समूचा अध्ययन करते हैं, है ना। व्यापक रूप से हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करना पड़ता है। कुल रोजगार, कुल आय, राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, कुल उपभोग, विनिमय, वितरण, प्राकृतिक मानवीय संसाधन, इन सब चीज़ों का करते हैं, स्टडी करते हैं। फिर है सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक। अब देखो अनेक विशिष्ट समस्याओं का निर्धारण भी सामान्य समस्याओं के आधार पर ही होता है। उदाहरण के लिए किसी फर्म के उत्पादन, रोजगार और कीमत संबंधित समस्याओं का निर्धारण कुल उत्पादन, कुल रोजगार के सामान्य कीमत। अब देखो क्या होता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अध्ययन में भी क्या होता है, सहायक होता है। जैसे कि अनेक विशिष्ट समस्याओं का निर्धारण भी हम क्या करते हैं, सामान्य समस्याओं के आधार पर ही होता है। इसके लिए भी हम क्या करते हैं, सूक्ष्म के अध्ययन में सहायक होता है ना। अब देखो फर्स्ट क्या दिया है आपको, इकोनॉमिक ग्रोथ बोथ डेवलप ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैव अ प्राइमरी गोल ऑफ अचीविंग अ हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। टू स्टडी द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी, फॉर स्टडिंग the economy as a whole, macroeconomic analysis is nature of the economy, population। देखो जैसे मैंने बताया, population, total population level, national income, production, natural and human resources, savings, investment, consumption in an economy, all are to be studied in an economy which need the help of macroeconomics। फिर है आपका helpful in studying microeconomics, active economics and policies act as a guide lamp to individuals while designing their policies. Art investor may decline to an investment when an economy is passing through the phase of recession or contraction। अब देखिए बाजार अर्थव्यवस्था एवं केंद्रीय अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध
अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। बिटवीन डिफरेंस बिटवीन मार्केट इकोनॉमी एंड सर्टेनली प्लान्ड इकोनॉमी, है ना। सबसे पहला है अंतर क्रिया की पूर्णता एवं अभाव। देखो, जो आपकी बाजार अर्थव्यवस्था होती है, इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मांग एवं पूर्ति की शक्तियों की स्वतंत्र अंतरक्रिया का पूर्ण प्रभाव दिखता है बाजार अवस्था में। लेकिन केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति की शक्तियों की स्वतंत्र अंतरक्रिया का हम लोग को क्या दिखता है, अभाव दिखता है। फिर है आपका अर्थव्यवस्था जहाँ यह लागू है। अर्थव्यवस्था देखो, बाजार अर्थव्यवस्था क्या है, विश्व के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान, फ्रांस देशों में अपनाई गई है। और केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था चीन जैसे देशों द्वारा अपनाई गई है। फिर है आपका उत्पादन का उद्देश्य। अब देखो, बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। और केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में, केंद्रीकृत योजनाबद्ध में क्या होता है, आपका अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है। फिर है फोर्स, साधनों पर, उत्पादन पर साधनों का स्वामित्व। बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। लेकिन आपका इसमें क्या होता है, उत्पादन के साधनों पर समाज या सरकार का स्वामित्व होता है। फिर है सरकारी हस्तक्षेप। इस अर्थव्यवस्था में सरकार उत्पादकों एवं परिवारों के निर्णय में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। लेकिन केंद्रीकृत जो आपका होता है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, इसमें क्या होता है, उत्पादक एवं परिवारों के निर्णय में सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। इंग्लिश वाला आप देख लेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि जो हिंदी में बताया है वही आपको इंग्लिश में लिखना है, क्योंकि इन चीज़ों को आपको समझ के लिखना है। तो आपको इसको हिंदी में, जो थ्योरीज होती है इंग्लिश मीडियम की, उसको आपको हिंदी में ही समझना होता है, बाकी आप इंग्लिश में समझ के उसको लिखोगे, है ना। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, देखो लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों यूज़ करता है, लेकिन आपको मस्ट अगर कोई थ्योरी समझाएगा तो हिंदी में ही समझाएगा। जैसे कि मैं टॉपिक को आपको हिंदी और इंग्लिश में बताती हूँ, वैसे भी सामने वाला पर्सन आपको इंग्लिश में टॉपिक को ही बताएगा और थोड़े बहुत इंग्लिश वर्ड जैसे यूज़ करेंगे लैंग्वेज में, है ना। ऐसे ही पढ़ाया जाता है थ्योरी को। इसलिए मैं बोल रही हूँ आपके एग्ज़ाम में आपको अच्छे से हेल्पफुल हो, इसलिए आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप अच्छे से स्टडी करें, आप अच्छे से मार्क्स आए, ताकि आपके एग्ज़ाम में आपके अच्छे से मार्क्स आ सके। और आगे मैं और वीडियोस डालते रहूँगी, तो आप आगे के आप क्या करेंगे, आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको आगे के मेरे और वीडियो जो अपलोड होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यदि आप इस PDF को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।